हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अर्शिला ग्लोबल एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो ज्ञान पत्र बच्चों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्लासेस आपको 3 से 4 क्लासेस में आपको ज्ञान पत्र पूरा फिनिश करने का कोशिश किया जाएगा। तो इसमें क्या है, क्या नहीं है, किस चीज़ के आखिर विज़न क्या है इसको पास आउट करने का? इसको पास आउट करने का, इसको प्रोवाइड कराने का सिर्फ विज़न इतना है कि बच्चों में आज के जो दैनिक ज्ञान है उसके साथ, नॉलेज के साथ बच्चों में अपनी आत्म चेतना का भी ज्ञान जागृत हो। और हम अगर अभी प्रयास नहीं करेंगे आत्मबोध का, तो फिर कब प्रयास करेंगे? ठीक है? तो ये एज ऐसी होती है जहाँ स्टूडेंट्स की एज, जो युवा हैं, जो यूथ हैं, वो विश्व और ब्रह्मांड के ज्ञान के साथ, वो फाइनेंस का ज्ञान के साथ और इस सब ज्ञान के साथ वो अपने आत्मबोध की तरफ भी आगे बढ़ें। तो यही उद्देश्य है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम धीमे-धीमे सारे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और एक-एक करके हम सारे टॉपिक को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज ज्ञान का संदेश है वो ये है, न ही ज्ञानी न सदृशम पवित्र में विद्यते। मतलब संसार में वास्तव में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं। अब वो नॉलेज है आपके अंदर जो विवेक जागृत करती है। स्टूडेंट्स, जिस नॉलेज से हमारे अंदर विवेक और बुद्धि का जागरण होता है, वास्तविक उस ज्ञान से पवित्र करने वाला संसार में कोई चीज़ नहीं है। आप बाहर से कितना भी स्नान कर लीजिए, कितना भी आप नहा लीजिए या जो भी करना है आप कर लीजिए, बट इफ यू आर नॉट एनलाइटेंड बाय द साउल, आपके अंदर आत्म जागृति नहीं है, आत्म शुद्धि नहीं है, तब तक आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतना एफर्ट नहीं लगा सकते जितना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा लक्ष्य तो हमारा यही है कि हम अपना आत्मबोध जागृत करें। और उसके साथ ही ऐसा नहीं आत्मबोध बुढ़ापे में जागृत करेंगे, हैं? बुढ़ापे में अनुभव नहीं मिलते। इन द ओल्डेस्ट एज दैट इज नॉट एनी एक्सपीरियंस वी कैन कलेक्ट बाय द सोशल। हमें जो भी हमें समाज से पाना है, जो भी हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें वो सब अभी इसी एज में प्राप्त करना होगा। ठीक है? तो यही संदेश के साथ कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला वास्तव में इस जगत में कुछ है नहीं। और इसी में हम अब आपका जो आज का नॉलेज है, जो आज की दुनिया से संबंधित है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट पर। तो मेरा मेरा जो संयोजन है वो इस तरीके से है कि मैं बच्चों को ये एक 2 पहलुओं पे बच्चों को ले जाना, कि एकदम से हम आत्मबोध पे ले जा रहे हैं और एकदम से फिर हम फाइनेंस मार्केट बिज़नेस की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे? बच्चा इन दोनों को क्या डाइजेस्ट कर पाएगा? तो साथियों, इसके पीछे का कारण बस इतना है स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन दिस केयरफुली, कि अगर जब हम 2 चीज़ों में हम वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम मानव हैं, मनुष्य हैं, हम ज्ञान के साथ पैदा हुए हैं। हमें परमात्मा ने एक शार्प प्रज्ञा दी है, बुद्धि दी है, जो हमें अन्य जीवों से अलग करती है। ठीक है? तो इसका बड़ा साधारण सा मेरी तरफ से जवाब है, बहुत सिंपल सा, कि वास्तव में कर्मों में यही कुशलता कर्मयोग है। जब आप जीवन के 2 पहलुओं को समझ लेते हैं और उन दोनों ही पहलुओं को बड़े आराम से जी लेते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यही कर्म योग है, यही है योग। जो परमात्मा से मिलन है वो यही है, कि जब आप अपने दैनिक कार्यों को करते हुए, आप अपने दैनिक जीवन को जीते हुए, आप फाइनेंस की बात कर रहे हैं, आप मार्केट की बात कर रहे हैं, आप ग्लोब लीडरशिप की बात कर रहे हैं और उसके साथ आप अपने आत्मबोध की भी बात कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ये 2 पहलुओं के साथ चलना वास्तविक, जब बच्चों के अंदर, जब स्टूडेंट्स के अंदर, जब एक व्यक्तित्व के अंदर ये दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, उसी को हम योग कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से, अगर आप मान लो फाइनेंस में पूरी तरह से हैं, आपके अंदर जो आज का जो भौतिक ज्ञान है, आप सिर्फ़ उसी में हैं, तो आप क्या अपने आत्म जागृति को कर पाएँगे? बताइए? और मैं तो ये कहता हूँ, थोड़ा-सा मेरे शब्द कड़वे लगेंगे लेकिन सही भी हैं। द पर्सन हू इज़ वेरी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड एट दिस टाइम, वी आर सीइंग दैट ऑल दैट पर्सन्स जो आपके टॉप लेवल पे आ रहे हैं, उनका नाम ऐसी-ऐसी फाइलों में आ रहा है जिसे सुनने में शर्म आती है। ठीक है भाइयों? तो सक्सेस केवल मनी नहीं है, सक्सेस है आत्मबोध। जब तक आप अपनी आत्मा को जागृत नहीं करते, जब तक आप अपने कर्मों में कुशलता को जागृत नहीं करते, आप इन पहलुओं को समझते नहीं हैं, तब तक वास्तविक ज्ञान से आप पीछे रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं दोनों का तालमेल एक अच्छा-सा आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। आप उसे समझेंगे भी और समझना भी चाहिए। अगर आप इस एज पे, हम लोग इस उम्र पे, जो बोध की उम्र होती है, अगर उस पर हम इन चीज़ों को नहीं जानेंगे,
तो फिर समय बहुत आगे निकल जाएगा। प्यारे साथियों, ये जन्म सिर्फ़ आपको ऐसे ही नहीं मिला है। इस जन्म में आपको विज्ञान के साथ-साथ ज्ञान की भी प्राप्ति करनी है। चलिए अब शुरू करते हैं। नाउ वी स्टार्ट फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो अब हम इसका एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। अब मैं टोटल एकेडमिक फोकस में आऊँगा, आप भी एकेडमिक में आएँ, सॉरी। तो अब आप टोटल उस पे फोकस कीजिए, उसके बाद अगर ज्ञान का कोई सूत्र आएगा बीच में तो बात करेंगे, उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द शेयर मार्केट ऑफ इंडिया। व्हाट्स द शेयर मार्केट? नंबर 1, सबसे पहले आप यही समझिए कि शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर मार्केट वो जगह है जहाँ पर भारत की जो बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है, वो लिस्टेड होती हैं। उनका लिस्टेड होने का रीज़न ये है कि जैसे यूनिकॉर्न है, जो आपके बड़े यूनिकॉर्न हैं वो लिस्ट होते हैं और वहाँ पे छोटा-सा आपको एक पार्ट जो है हम प्रोवाइड कराते हैं किसको? अ, अन्य लोगों को अपनी बिज़नेस में, ठीक है? तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? कोई कंपनी लिस्ट क्यों होती है? इसके पीछे का कारण है सीधा-सा कि जब फंड मैनेजर को जो कंपनी के फंड जो मालिक है उसको फंड उठाना होता है या वो अपनी कंपनी को और ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है? जैसे मान लो उन्होंने अपनी कंपनी को 100 करोड़ का बना दिया, अब उसे 1000 करोड़ पे ले जाना है, 1000 सीआर पे, तब वो क्या करेंगे? वो अपनी कंपनी को लिस्ट करेंगे मार्केट में। तो इससे उन्हें बेनिफिट ये होता है कि सबसे पहले तो वो मार्केट से फंड उठाते हैं, अपने शेयर्स को जो पब्लिक को ऑफर करके, आईपीओ लाके। दूसरा, उन्हें उसके ज़रिए से बड़ी आसानी से बैंक से जो भी उन्हें पास कराना होता है, बड़े आसानी से पास हो जाता है। तो इसके लिए शेयर मार्केट में कंपनियाँ लिस्ट होती हैं, तो जब बैंक से या अन्य जगह से उन्हें ट्रस्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो अपनी बिज़नेस में नया डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं और उसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है भई? तो ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं, तो आपको इसको समझना चाहिए क्योंकि कल आज जाके आप भी यूनिकॉर्न बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। और फिर मेरा वही सब कि अपॉर्च्युनिटी क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो वक़्त बताएगा। टाइम डिसाइडेड दैट व्हाट यू डू इन द लाइफ, ठीक है? बट इफ यू डू नॉट गेटिंग द नॉलेज एट द टाइम, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है? अगर आप समय पे ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप नॉलेज नहीं ले रहे हैं चीज़ों की, तो ये ठीक नहीं है। तो आप नॉलेज में डालिए अपनी चीज़ों को। हाँ, ये ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है? एकेडमिक के साथ-साथ आप इन्हें भी पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है? ये देश का, अपने भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और इसके बाद आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। सेबी, सेबी क्या है? ये है वॉचिंग डॉग्स ऑफ द मार्केट, ठीक है? आप एक तरह से जैसे मान लो कि जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, जो सभी पे नज़र रखते हैं, सेम वही काम सेबी का है। सेबी का काम है कि बाज़ार में नियमों की देखभाल करना, क्या सारे नियम तरीके से फॉलो हो रहे हैं, ठीक है? तो सेबी का पूरा फ़ोकस इसी पे रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, ठीक है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, ठीक है? तो इसका पूरा फ़ोकस यही होता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। आपको पता है हर्षित मेहता एक फ्रॉड सुना होगा, काफ़ी बड़े-बड़े फ्रॉड हैं जो मार्केट में आपको देखने को मिले पहले और भी बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं, तो उन पे नज़र रखने के लिए सेबी हमेशा काम करता है। तो दोस्तों, मेरा काम है आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा नॉलेज देना, ठीक है? तो आगे जाकर जैसे एक टॉर्च एक व्यक्ति को दिखाई जाती है, एक स्टूडेंट को टॉर्च दिखाई जाती है कि हाँ, ऐसी भी चीज़ें वर्ल्ड में हैं, एग्ज़िस्ट कर रही हैं। तो वहाँ से अगर आपको आगे बढ़ना है कि हाँ, मैंने मान लो ये भी सीखा है, मैं इसमें ट्राई कर सकता हूँ, मैं इसमें फ्यूचर देख सकता हूँ, तो आप उधर जा सकते हैं। तो मेरा जो रीज़न है, मैं आपको यहाँ पे कोई एक्सपर्ट एक दिन में नहीं कर दूँगा। हाँ, जितना नॉलेज मैं आपको दे सकता हूँ, एक टॉर्च एज़ ए लाइट प्रोवाइडर, तो मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि हाँ, वर्ल्ड में इतनी तरह से भी आप सोच सकते हैं एकेडमिक के साथ-साथ। जैसे आप बिज़नेस स्किल के बारे में सोच सकते हैं, आप भारत के बाज़ार के बारे में सोच सकते हैं और जब आप वहाँ कंपनियों का स्टडी करेंगे, नई-नई कंपनियों का क्या देखेंगे? आप नई-नई कंपनियों का जो वर्किंग प्रोग्राम है वो देखेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने मान लो कोई इंडस्ट्री उठाई, जैसे मान लो पीसीबीएल इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है आपका जो कंपनी बड़ी काम कर रही है, रिलायंस इंडस्ट्री है। अ, कोई भी कंपनी है जो आपकी मार्केट में लिस्टेड है, आप उसका प्रोग्राम देखते हैं, पूरा आप उस पर रिसर्च करते हैं, तो देन यू आल्सो सी हाउ दिस कंपनी इज़ वर्किंग इन देयर एरिया। वो अपने क्षेत्र में काम कैसे कर रही है, क्या वो लोग सावधानियाँ प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या चीज़ें वो कर रहे हैं। तो इससे हमें सीखने मिलता है कि कैसे एक इंडस्ट्री वर्क करती है। ठीक है दोस्तों? तो आगे जाकर अगर आपको भी मान लो कोई, अगर आप इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आप कंपनियों को जज कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको पता है कि किस तरीके से हमारे जो देश की सबसे बड़ी कंपनियाँ वर्क करती हैं, रिलायंस है, टीसीएस है, ठीक है, इन्फोसिस है, ये कैसे काम करती हैं, बैंकिंग सिस्टम की कंपनियाँ कैसे काम करती हैं, हाउ दे मैनेज आवर 1 ईयर जो प्रोग्राम है उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या वो स्किल आप अपनी रखते हैं इसको मार्केटिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो इन चीज़ों को जब आप देखेंगे एज़ ए इन्वेस्टर और एज़ ए रीडर, आप उनको जब देखेंगे तो आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि वी कैन आल्सो क्रिएट समथिंग दैट इज़ गो इन ऑन
द होल ग्लोब, मतलब आप पूरे संसार में आप भी अपने ग्लोब पे पूरी चीज़ें वो ले जा सकते हैं, ठीक है? तो सीधा-सा सिद्धांत इसका यही है कि जब आपकी चीज़ें नॉलेज में होती हैं देन यू आल्सो कैन अप्लाई, आप भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स। तो ये इंडेक्स होता है बाज़ार का थर्मामीटर। समझ रहे हैं ना कि बाज़ार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहला है निफ्टी 50। ये एनएसई की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी टॉप 50 कंपनियों का समूह है निफ्टी 50। इसमें भारत की टॉप 50 कंपनियाँ हैं। अब इन 50 कंपनियों से हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग जाता है कि आगे जाकर निफ्टी इंडेक्स है वो कैसे वर्क करने वाला है, और हमें अभी मार्केट में बुल रहना है या बियर रहना है, मतलब हमें खरीदारी करनी है या अभी निकल जाना है। यहाँ से हमें चीज़ें क्लियर होती हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं या जो मार्केट के लीडर हैं, वो इन चीज़ों में फोकस रखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या है, जो टॉप बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं वो आपकी यहाँ पे लिस्टेड होती हैं, जैसे आपकी आईसीआईसी बैंक हो गया, आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, और भी भारत का कैनरा बैंक, जितनी भी बड़ी-बड़ी बैंकें हैं, वो आपकी बैंक निफ्टी के थ्रू रजिस्टर्ड हैं। और बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है वो काफ़ी वोलेटाइल है, ठीक है? काफ़ी वोलेटाइल है। तो फ्यूचर में फ़ोकस रखिएगा कि कभी भी आप मार्केट में काम करते हैं, तो थोड़ा सँभल के, ठीक है? और मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और स्टूडेंट को मैं इसके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा कि कल जाके आप कल से ही करोड़पति होने का नंबर लगा दो। मार्केट की समझ केवल इसके लिए है कि आप वहाँ से वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख सकें और वहाँ से कंपनियों के वर्क करने का प्रोसेस सीख सकें। जिससे आपको भी अगर कल इंडस्ट्री खड़ी करनी है या कोई चीज़ खड़ी करनी है, तो आप उस चीज़ को समझ सकें कि कैसे हम काम कर सकते हैं, ठीक है? मान लो आप जॉब करते हैं आगे जाके, तो जॉब के साथ आप इंडस्ट्री डालेंगे या आप इन्वेस्टिंग करेंगे, तो वहाँ आपको ये नॉलेज काम आएगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप लगातार चीज़ों के रीडर हैं, आप ये ध्यान रखते हैं कि इस ग्लोब पे हो क्या रहा है? व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडियन बिज़नेस। तो आपको इन अगर भारत की इकोनॉमी की समझ है, तो आप इसमें अपने आप को आराम से एडजस्ट कर ले जाएँगे, ठीक है ना? तो समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसीलिए स्टूडेंट को मेरा जो बच्चों से कहना है, जो रुझान है कि आपका इधर होना चाहिए, उसका मेन कारण यही है कि बच्चों को इन चीज़ों की समझ आए, कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, ठीक है ना? तो मैथमेटिक्स, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के साथ अगर आप बिज़नेस स्किल की, आप इकोनॉमी की समझ रखते हैं, तो ये भी बेटर है, बिकॉज़ इफ द एवरी स्टूडेंट ऑफ अवर इंडिया इज़ एजुकेटेड इन फाइनेंस, देन आप समझ लीजिए वो कल, आज नहीं तो कल कुछ तो भाई साहब करेगा, वो कुछ तो धमाल मचाएगा, ये बात मान लीजिए। अगर व्यक्ति के पास फाइनेंस का नॉलेज है, इफ ही हैव सम वर्ड्स ऑफ द फाइनेंस इन स्किल, और उसके पास अगर कुछ शब्द हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ों को समझता है, तो वो आज नहीं तो कल अगर वो चीज़ों को देखेगा, जब वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर को देखेगा, भाई इसकी कंपनी है इतनी बड़ी, तो उसका भी दिमाग ठनकेगा, भाई मुझे भी कंपनी बनानी है। जब हम सामने वाले को देखते हैं कि ये भाई सरकारी नौकरी से हैं, गवर्नमेंट जॉब से हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? तो फर्स्ट टाइम वी थिंक दैट वी आल्सो वो इन द गवर्नमेंट जॉब, हम भी सरकारी नौकरी पाएँगे, भैया उन्होंने पुलिस में लग गया उनका भैया, इनका भैया यहाँ लग गया या कुछ भी हो गया, तो ये दिमाग में आता है कि हम आस-पास डॉक्टर देखते हैं, एमबीबीएस, तो आता है दिमाग में डॉक्टर बनेंगे, घर से भी यही एजुकेशन होती है। वो सब ठीक है, आप डॉक्टर बनिए, आप सब कुछ बनिए, लेकिन आप स्किल्ड भी बनिए। जिससे कि देखो, द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैं हमेशा प्रायिकता के नियम की बात करता हूँ। आई एम आल्सो गिव मैनी एग्जामिनेशन इन माय लाइफ, और मैंने सारे के सारे एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, ठीक है ना? मैंने एसएससी, सीजीएल, सीटेट, टेट, बहुत सारे एग्ज़ाम अपने पैट के थ्रू, जूनियर असिस्टेंट, और भी बड़े एग्ज़ाम मैंने क्वालीफाई किए हैं। पर साथियों, मैंने एक चीज़ देखी है कि द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? प्रायिकता का नियम ये कहता है कि आपको सीखना सब चाहिए, पता नहीं कब किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है? तो ये एज ऐसी है कि इसमें आपको नॉलेज में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है? आप ग्लोब के बारे में जानिए, आप जियोपॉलिटिक्स के बारे में समझ रखिए, आप ये समझ रखिए कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, हाउ इज़ द वर्ल्ड वर्क, क्यों गोल्ड ऊपर जा रहा है, क्यों भाई साहब ये जो भी एसेट है ये ऊपर-नीचे क्यों हो रहा है? जब हम इन चीज़ों की समझ रखते हैं, तो बढ़िया है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा 1 सेकंड का स्टॉप लूँगा, फिर मैं उसके बाद चीज़ें शुरू करता हूँ। प्यारे साथियों, डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो गोल्ड है, सिल्वर, ऑयल, इनके बारे में थोड़ा-सा। ये कमोडिटी मार्केट है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे सबसे जो मेन है वो आपका कॉइन मार्केट है, जहाँ पे आप बिटकॉइन, इन सबको जो डिजिटल करेंसी है इसको हम जानते हैं, और ये किस पे काम करती है? ब्लॉकचेन पे काम करती है। अच्छा, बिटकॉइन क्या चीज़ है? बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो, जैसे आपका गोल्ड है वो आपका फिजिकल है, इसी तरह से आप इसे डिजिटल गोल्ड बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू बहुत फ्लक्चुएशन तो है इसमें, लेकिन एक वैल्यूएबल आपका एसेट है, ठीक है? आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं।
ठीक है? तो जब भी आपको इसमें टाइम मिलता है तो आप अपने पोर्टफ़ोलियो में कुछ कॉइन्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 10% से ज़्यादा आपको डालने के लिए नहीं बोलता। हाँ, आप एक्सपर्ट हैं तो आप कुछ भी कीजिए, ठीक है? लेकिन ये बस मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो आपकी क्रिप्टो है, जो करेंसी है वो बहुत ही वोलेटाइल है और यहाँ पे जो कुछ क्रिप्टो हैं, वही आपकी वैल्यूएबल हैं, जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ठीक है? सोलाना हो गया, इस तरीके की जो आपके जो क्रिप्टो करेंसी हैं, यही आपकी वैल्यूएबल है। अगर आप एंट्री कर जाते हैं कुछ ऐसी क्रिप्टो में जो भाई आज हीरो और कल जीरो, तो भाई बच के रहिएगा ऐसी चीज़ों से, ठीक है? तो मैं आपका जो टॉप लेवल का क्रिप्टो है, जैसे आपका बीएनबी है, आपका बिटकॉइन है, आपका इथेरियम है, आपका सोलाना है, इनकी समझ की वो आपको कहता हूँ कि आप इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको समझिए कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, किस टेक्निक पे वर्क करती हैं, ठीक है? और दूसरा ये है कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत है कि मान लो आपको यहाँ से रुपया आपको रुपीज़ भेजना है, आपको कहाँ पे? आपको भेजना है अमेरिका और रुपीस को अगर आप अमेरिका भेजना चाहते हैं तो आप उसको पहले डॉलर में चेंज करेंगे और डॉलर में चेंज करने के बाद आप उसे कहाँ भेजेंगे? आप उसे भेजेंगे अमेरिका और इसके लिए आपको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बट इन द क्रिप्टो दिस इज़ वेरी डिफरेंट। आप क्या कीजिए, आप अपने वॉलेट से, डिजिटल वॉलेट से आप किसी को भी क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? तो डिजिटल वॉलेट आपके पास है अगर क्रिप्टो का तो आप क्या करेंगे? आप उससे किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी कंट्री में है, उसको आप बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपना जो भी पेमेंट है वो आप बिटकॉइन में कर सकते हैं। तो बढ़िया है, बढ़िया टेक्नोलॉजी है लेकिन ठीक है, लेकिन फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं इससे। तो सेफ़ली आपको समझ होनी चाहिए इसकी और सेफ़ली वर्क करना चाहिए और यहाँ से जो गलत काम है, मान लो जैसे नंबर 2 के जो वर्क होते हैं, आप हमारे भाषा में जो बोलते हैं इन अवर लैंग्वेज, वो भी मान लो कहीं से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, उसका पैसा ऐसे ही पहुँच गया, हवाला वगैरह का जो कारोबार है वो सब समझ सकते हैं आप इससे। तो सारी चीज़ें रन हो रही हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं टेक्नोलॉजी की, कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं, ठीक है? तो बिटकॉइन जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो गलत चीज़ों के लिए भी कर रहे हैं, वही सीधी-सी बात है। अगर इस दुनिया में आए हैं तो अच्छाई और बुराई दोनों तो मिलेगी। अब हम बात करते हैं हाउ वी चूज़ ए गुड कंपनी, हम अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा आपको इसमें डाला है जो मेरा ज्ञान पत्र आपके पास तक पहुँचेगा या जो आपको मिलेगा और जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अभी, तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम आपको एक बेसिक समझ प्रोवाइड करा पाएँ फाइनेंस की, एक छोटा-सा आपको लाइट कर पाएँ कि आपको ऐसे भी सोचना है, ठीक है ना? क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये आपकी नॉलेज में होने से आप आगे जाकर आराम से इस जो फाइनेंस मार्केट है, जो आपका बिज़नेस है, उसमें आप आराम से सेटल्ड हो जाएँगे। तो मैं थोड़ा-थोड़ा सभी टॉपिक्स पे थोड़ा-थोड़ा बात करूँगा, मैं ऐसा नहीं कि आपको अभी से ही बहुत कुछ, लेकिन जो मैंने दिया है उसको समझाने का आपको प्रयास करूँगा। So how we choose a good company in the market? Because I think if you see in the market there are approx 5 to 6,000 कंपनी एट दिस टाइम, अभी नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप उसमें से मल्टी बैगर कंपनी है वो आप कैसे उठाएंगे, ठीक है? तो इसके बारे में भी बात करेंगे और उससे पहले हम बात कर लें बाजार के दो बड़े सबसे बड़े खिलाड़ियों के बारे में। बाजार के दो सबसे बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं बुल और बियर। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में बुल का हमेशा काम करते हैं, उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और वो इस उस हिसाब से अपने सौदे जो भी हैं वो लगाते हैं, ठीक है? जैसे बुल सींगों से ऊपर को फेंकता है ना मार्केट को, तो जब वो अपने सौदे लगाते हैं तो फिर और ज़्यादा मार्केट भागता है ऊपर के लिए, ठीक है? तो ये होते हैं बुल और बियर क्या होते हैं? बियर होते हैं मंदड़िया, ठीक है? आम भाषा में समझ लीजिए। ये कहते हैं कि मार्केट गिरेगा और ये मार्केट को और गिराने का प्रयास करते हैं, ठीक है? और गिराने एक मार्केट को ऊपर ले जाके फ़ायदा उठाता है, एक मार्केट को गिरा के फ़ायदा उठाता है। कैसे? जैसे एज़ इफ ए पर्सन दैट इज बुल ऑन द मार्केट, ठीक है, वो मार्केट में बुल है कि मार्केट ऊपर जाएगा, देन ही स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन ए कंपनी, अदरवाइज वो इन्वेस्ट करेगा या ट्रेड लेगा किस हिसाब से कि मार्केट का 1 मंथ या 1 ईयर या 2 ईयर का टारगेट क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है? तो वो अपनी सौदे आज लगाता है और धीमे धीमे उस मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जाता है, ठीक है? तो मार्केट क्या होता है, मार्केट एक समय के बाद बुल जाता है। आगे बात समझ में? तो जब मान लो उसने 100 के रेट पे कोई चीज़ परचेज़ की है और जब और लोग एक्टिव होते हैं, जिसके पास रिसर्च है, वो आज एक्टिव हो गया और जिसके पास रिसर्च नहीं है, वो होता है 3 महीने बाद एक्टिव। तब प्राइसेज़ जो कंपनी के हैं, वो थोड़े से हायर होते हैं। मान लो 150 पे, फिर वहाँ से दौड़ शुरू होती है। फिर वो 150 पे ना रुक के वो 250, 300, 350 इस तरीके से प्राइसेज़ जाती हैं। तो जो व्यक्ति 100 पे के रेट पे एंट्री किया है, वो अपने अनुसार जो भी प्रॉफ़िट होता है, उसे लेके वो निकल जाता है या फिर वो बना रहता है मार्केट में।
इसके उल्टा बियर, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जाता है, मार्केट नीचे भी जाता है, मार्केट का काम ही यही है, कभी ऊपर और कभी नीचे। ठीक है, अब इसके बीच में आपको कहाँ सेटल होना है, आप देख लीजिए। तो बियर मार्केट वाले होते हैं, जैसे मान लो उन्हें आशंका है कि युद्ध होगा, वॉर होगा, जैसे अभी वॉर स्टार्ट होने वाला है, उन्हें पता है कि वॉर होगा, तो वो अपनी पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू या मार्केट में सेलिंग करके इंट्राडे में, या जैसे भी वो करते हैं अपना, जैसे मान लो एक तो ये है कि मेरे पास पहले से माल पड़ा हुआ है, तो मैंने आज माल को सेल कर दिया, मेरे पास आज शेयर पड़े हुए किसी कंपनी के, मुझे पता है कि 4 दिन में कंपनी की वैल्यूएशन और नीचे जाएगी, तो मैंने आज सेल किया और मैंने 4 दिन बाद फिर उसको उठा लिया, जब वो सस्ता हो गया, क्योंकि जब एक बार बड़ी सेलिंग आती है तो मार्केट 4-5% का तो डिप एकदम से ले जाता है। ये मान लीजिए जो 6% का आपको ब्याज पूरी साल में गवर्नमेंट मान ली स्कीम में या मान लो एफडी के थ्रू बैंक देती है, वो 2 दिन या 3 दिन में एक व्यक्ति लेके निकल जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ होती है, तो सबके अपने-अपने प्लान होते हैं, बुल्स अपने तरीके से खेलते हैं, बियर अपने तरीके से, और कुछ लोग इन दोनों में जिनके पास नॉलेज होती है वो दोनों गेम का आनंद लेते हैं। ठीक है ना? तो आप भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो आप भी आनंद लें इस चीज़ का। अब मैं आपको कुछ अच्छी कंपनियाँ चूज़ करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। अच्छा, मैं हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग पे बच्चों को समझाऊँगा। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग में फोकस करें, अपनी बिजनेस स्किल पे फोकस करें। अगर आपको इन्वेस्ट होना है मार्केट में आके यहाँ पे जुआ नहीं खेलना है, आपको अच्छी कंपनी लगती है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और चुपचाप अपने काम पे फोकस कीजिए, मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आप अच्छा समझ लेते हैं तो कभी ट्राई करके देखिए, चल जाए तो ठीक है, नहीं तो दूर रहिए। ठीक है ना? क्योंकि वो चीज़ें बहुत कम, मान लीजिए उनमें जो सफलता का गारंटी है वो 10% है। 10% लोग कमाते हैं इंट्राडे में या ट्रेडिंग में, और 90% लोग गँवाते हैं। इन्वेस्टिंग में आप मान सकते हैं कि ज़्यादातर लोग 75%, तो द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तय करता है कि आपको जीवन में चलना कैसे है। ठीक है ना? तो प्रायिकता का नियम आपके जीवन में अगर है कि संभावना है या नहीं है, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं, ठीक है? वैकेंसी कितनी है? 1000, देन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी 0.001%। If you are students of 9th, 10th, 11th, 12th class, then you understand that if the any success any in any job, if the success rate only 0.001%, तो सिर्फ उसके भरोसे बैठे रहना, ये थोड़ी सी गलत हो जाएगी चीज़ें। ठीक है? तो जहाँ सक्सेस काफ़ी अच्छी है, आप उसी गेम में एंट्री करनी चाहिए, और बाकी गेम से आप सीखिए। ठीक है? जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से पढ़ने के लिए जाइए, वहाँ से आप दुनिया को समझिए, पर्यावरण को समझिए, जियोपॉलिटिक्स को समझिए, उस प्रोसेस का आनंद लीजिए। उसमें इतने पागल ना हो जाओ कि अब तो मैं यही बन के रहूँगा। अरे ठीक है यार, बन जाए तो बढ़िया, नहीं तो फिर आगे कुछ करेंगे। तो जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ नॉलेज पूरे, अपने जो कर्म है, अपना जो फ़ोकस है, वो पूरा ताकत लगा के उस पे काम कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसमें ही बस वो हो जाए कि अब ये मेरे जीवन का डी एंड है। इससे आगे कुछ नहीं, इससे पीछे कुछ नहीं, अब तो यही लेके रहूँगा, ऐसा नहीं। जीवन इन चीज़ों से बहुत ऊपर है। लाइफ़ इज़ वेरी अपर, ठीक है? इन चीज़ों से जीवन बहुत आगे है, ठीक है? तो लाइफ़ का एन्जॉय करो, अपने जीवन में जो एक-एक सेकंड का जो आनंद आप अपनी आत्मा से अनुभव कर सकते हैं, उसे लेने का प्रयास करो, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जीवन एक मिला है और अनेक भी हो सकते हैं। प्रायिकता का नियम क्या कहता है? द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज सेइंग दैट यू आर फ्रॉम द इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, आप अनंत से लेके अनंत तक हैं, जब तक आपको मुक्ति या मोक्ष नहीं मिल जाता। ठीक है? तो हो सकता है आप लास्ट लाइफ में भी कुछ अच्छा करके आए हों, इसमें भी कुछ अच्छा ही करें, और अच्छे करते हुए आप अपने अपने आत्मबोध को प्राप्त हों, जिससे आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। एक ज्ञान का उद्देश्य ये भी है मेरे दोस्तों। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द प्राइस अर्निंग रेशियो। व्हाट्स द प्राइस अर्निंग रेशियो? प्राइस अर्निंग रेशियो ये है कि जिस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 20 के आसपास होता है, वो अच्छी कंपनी मानी जाती है। मतलब अगर एक कंपनी आपके 20 रुपए इन्वेस्ट करने पे आपको 1 रुपया कमा के दे रही है, ये है प्राइस अर्निंग रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँ, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है कि जैसे आपने किसी कंपनी में 20 रुपीज़ का इन्वेस्ट किया और वो आपको 1 रुपया कमा के दे रही है, ठीक है? हायर आप जा सकते हैं, मान लो बहुत अच्छी कंपनी है तो उसका प्राइस अर्निंग रेशियो 30 देख सकते हैं। मान लो मुझे बहुत अच्छी कंपनी लग रही है, लेकिन जब मैं इसमें 30 रुपए डालूँगा तब मुझे 1 रुपया कमा के देगी। समझ रहे हैं ना आप? तो तब मैं उसके, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, उसका पीई अगर मान लो हाई है, या इन्फोसिस अच्छी कंपनी है, मुझे मेरे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। लेकिन अब मुझे 1 रुपया कमाने के लिए उसमें 40 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट फेयर, ठीक है ना? तो ये प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। तो यहाँ बहुत सारी कंपनी है जो मल्टीबैगर बन सकती हैं, तो आपको उनकी रिसर्च करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपको उनके एनएसई की वेबसाइट पे जाओ, या जहाँ भी उनकी कंपनी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे जाइए। पहले तो आप निफ्टी 50 कंपनियों का एक चार्ट बनाइए। आप उनकी सारी प्रोसेस को देखिए कि वो क्या बिज़नेस करती हैं, क्या काम करती हैं, क्या हमें उस बिज़नेस में
क्या हम भी उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, या मान लो छोटे लेवल पे इसी क्या कर सकते हैं। और बहुत देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब रिलायंस वाला तो पेट्रोल डीजल बेचता है, ठीक है, तो बड़े लेवल पे पेट्रोल पंप बना के, या मान लो जियो चलाते हैं, वो जियो का है तो आप भी कल जाके जियो लॉन्च कर दोगे। अरे ऐसा नहीं है, मैं ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो उनके प्रोडक्ट हैं कैसे लॉन्च होते हैं, मार्केटिंग स्किल क्या है उनकी, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है ना। और आप आगे जाकर इनसे सीख लेकर, और सारी बहुत सारी कंपनियां छोटे प्रोजेक्ट पे काम करती हैं, आप भी कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, इसके पीछे विजन बस सिंपल इतना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द डेप्ट। व्हाट इज डेप्ट? कंपनी पे आपको ये देखना है कि क्या कर्जदार तो नहीं है कंपनी। जैसे मान लो उसका पूरा कैश फ्लो उसके पास 650 करोड़ का है, या मान लो 1000 करोड़ का है, और 5000 करोड़ का उसके पास कर्ज है। तो इफ द कंपनी इज इन द डेप्ट, जब वो कर्ज में ही है तो आपको क्या कमा के देगी? बता रही है, समझ में नहीं आ रही? थोड़ी सी भारी चीजें हैं, लेकिन बच्चों अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। तो डेप्ट से आपको, जो जिस कंपनी पे हाई डेप्ट है तो उससे बचना है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो आपका 0.1 से 0.5 के बीच में हो। मतलब अगर कंपनी की जेब में 1 रुपया है तो 10 पैसे या 20 पैसे का डेप्ट चलेगा। और कंपनी की जेब या कंपनी की एसेट्स जो हैं वो कम के हैं और डेप्ट ज़्यादा का है, मान लो मेरी कंपनी की वैल्यू 5 रुपये है, या मान लो 500 करोड़ रुपए है, ठीक है, और उस पर डेप्ट है 1000 करोड़ का, 1000 सीआर का, और वो कंपनी आपकी लिस्टेड है मार्केट में, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि भाई वो अपना ही डेप्ट से बाहर आ जाए पहले तो, ठीक है ना। तो आपको ये चीज जरूर देखनी है कि कहीं कंपनी पे हाईली डेप्ट तो नहीं है, ठीक है। और बढ़िया डेप्ट वाली वही कंपनियां हैं जिनका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है, जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, जो एसेट्स के साथ उसका रेशियो है, वो 0.5 के आसपास हो, थोड़ा बहुत बढ़िया है। अच्छी कंपनियां चुनो जिससे डेप्ट कम हो और उनको अपनी, अच्छा डेप्ट से दिक्कत क्या है? डेप्ट अगर मान लो किसी कंपनी पे कर्ज है 1000 करोड़ का, तो उसको उस पर इंटरेस्ट देना होता है बैंक को, बात आ रही है समझ में। तो जब उसका पूरा प्रॉफिट इंटरेस्ट में चला जाएगा, ब्याज में चला जाएगा, तो फिर आपको क्या कमा के देगी? क्या वो आपको डिविडेंड दे देगी? क्या आपको वो कमा के दे देगी? तो मेन रीजन ये होता है, इसलिए हम ज्यादा डेप्ट वाली कंपनियां नहीं उठाते। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ। क्या कंपनी हर साल अपना मुनाफा बढ़ा रही है? ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप किसी कंपनी को चूज कर रहे हैं इन्वेस्टिंग के लिए, क्या उसके मुनाफा वहीं अटका हुआ है, या फिर वो अपने मुनाफे में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ कर रही है? तो जब भी हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम उसकी 3 4 साल 5 साल की स्टडी करते हैं कंपनी की, कि क्या इस कंपनी में दम है कि नहीं है। कि आज मैं इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल ये इसका शेयर 1000 रुपीज जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या इसके प्रोडक्ट में इतनी ताकत है कि नहीं है, और कल वो 1000 पहुंचने के बाद फिर से वो 10 में स्प्लिट हो जाए। तो इस तरीके से मल्टीप्लेगर बनते हैं। जैसे आपने एक शेयर खरीदा, आफ्टर 10 ईयर्स इट्स बिकम 1000 रुपीज, आपने 100 रुपये का खरीदा, 1000 का हो गया। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी का सिस्टम हो गया बड़ा, और उसने एक शेयर को 10 शेयरों में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, और फिर से वहीं से शुरुआत हो गई, और फिर से वो शेयर 1000 का पहुंच गया। समझ रहे हैं आप? पहले आपका एक शेयर 1000 का हुआ, अब वही एक शेयर 10 हो गए, अब वो सारे 1000 के हो गए। तो कंपनियों में स्प्लिट और चलता है, शेयर का स्प्लिट। इस तरीके से किसी के पास अगर किसी कंपनी के 500 शेयर हैं और वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करके 20 साल तक उसमें बैठा रहा, तो हो सकता है 500 के 20,000 शेयर हो जाए उसके पास, ठीक है ना। तो कंपनी तो अपने शेयर्स को थोड़ा थोड़ा स्प्लिट करती जाती है जिससे वो और फंड उठा सके मार्केट से, ठीक है। और आप अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ बैठे हुए हैं तो आप मान लीजिए कि आपने 500 शेयर खरीदे 100 रुपए के रेट पे, और आज आपके पास 20,000 शेयर हैं, उनकी रेट 2000 रुपये। इसी तरीके से तो मल्टी बैगर बनते हैं, ठीक है ना। तो जो मल्टी बैगर है मार्केट के, राकेश झुनझुनवाला और भी जो लोग हैं भारत में, दमानी जी और भी लोग हैं, इनके बारे में आप स्टडी कीजिए कैसे इन लोगों ने वर्क किया, ठीक है। चार्ट ऑफ कैंडलस्टिक का जादू, ये हम अब कल बात करेंगे दोस्तों। इस पे हम थोड़ा सा हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में बात करेंगे। हम धीमे धीमे करके इस पूरे कोर्स को रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा अपने फाइनेंस के साथ साथ अपने आत्मबोध पर भी फोकस कीजिए, और थोड़ा जो अपनी भारत की प्रज्ञा है, उपनिषद, गीता, वेद, कभी टाइम मिले, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज इन्हें पढ़ें, लेकिन आप जब तक इनकी शरण में नहीं जाएंगे, आप कुछ भी बन जाइए, आप अपनी लाइफ का गोल अचीव नहीं कर सकते। लाइफ का गोल अचीव करना ये नहीं होता कि आप पैसे वाले हो जाएं, आप अमीर हो जाएं। अमीर होना एक अलग चीज है, लेकिन आत्मबोध होना एक अलग चीज है। बात समझ रहे हैं आप? आत्मबोध से आपको मुक्ति मिलती है, आपको मिलता है जीवन जीने की कला, आपको मिलता है निर्भयता। निर्भयता कैसी कि क्या होगा आगे? क्या जीवन एक बिंदु तक ही है कि आपका जन्म हुआ और आपका मृत्यु तक की जो यात्रा है वही जीवन है? नहीं, आपकी आत्मा की यात्रा अनंत है। जो साउल, जो ट्रेवलिंग है वो इनफाइनाइट है। आप पता नहीं कब से चले आ रहे हो। आप कहेंगे कि अरे सर
ऐसे कैसे? हमने तो अभी जन्म लिया कुछ समय पहले, हम मस्ती से चल रहे हैं अपनी लाइफ में, अभी तो एंजॉय ही कर रहे हैं, अभी तो इंस्टाग्राम की रील ही बढ़िया तरह से चल रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि आज इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो आप और आज से लास्ट पिछले जन्म में आपका कुछ और गेम हो बढ़िया वाला, तो क्या आप ऐसे ही गेम खेलते रह जाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब है कि इसके साथ साथ आप ये जरूर जानिए कि आखिर हम इस पृथ्वी पे हैं क्यों। इस पृथ्वी पे होने का कारण हमारा सिर्फ इतना है कि हम धर्म अर्थ काम इस सब के साथ मोक्ष की तरफ भी आगे बढ़े। ये 4 संस्कार हमारे भारत में बताए गए हैं। तो आपको ये जो मोक्ष का ज्ञान है, ये आपको गुरु के पास बैठकर, आपको किसी बढ़िया टीचर के पास बैठ के वहां से, और आपको जो भारतीय प्रज्ञा की जो महान संस्कृति की जो महान पुस्तकें हैं, टाइम निकालकर आप उन्हें भी पढ़िए। यही तो स्टूडेंट लाइफ है यार। आप सारी चीज़ों को पढ़ने का, थोड़ा-थोड़ा हर चीज़ को टच करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर समय है तो क्यों ना जाना जाए। अगर मान लो झूठ भी बोल रहा हूँ, अरे सर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता, कोई कुछ नहीं है, क्या साउल क्या कुछ नहीं। हमने तो बहुत से लोग तो ईश्वर को भी नकार देते हैं। अरे कुछ नहीं, स्वर्ग नर्क फलाना ढिमका ये सब, हेवन एंड हेल दैट इज नॉट एग्जिस्ट एवरीथिंग, नकार देना एक अलग चीज़ है कि कुछ नहीं होता। अगर हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? इफ गॉड एग्जिस्ट तब क्या करेंगे आप? अगर रीबर्थ होता है तो हो सकता है आपका लास्ट बर्थ भी हो, आगे भी बर्थ हो। जब आप इन पे स्टडी करेंगे, द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज सेइंग दैट एवरीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा स्टूडेंट से यही आह्वान है, यही एक विनती है, दिस इज ऑनली रिक्वेस्ट दैट यू आल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, कि चल क्या रहा है जीवन में। जब हम किसी एक्शन के पीछे का, जब हम जानने का प्रयास करते हैं ना कि इस एक्शन के पीछे के कॉज क्या है। एक तो होता है कि एक्शन हो रहा है, एक व्यक्ति वो होता है जो कारण पे ध्यान देता है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण एग्जिस्ट करता है। तब दिमाग की बुद्धि की लाइटें जो है ना वो जलती हैं कि नहीं कुछ तो है, ठीक है ना? तो जैसे आपने कोई भी काम शुरू किया या कोई भी घटना आपकी आंखों के सामने हो रही है, तो एक व्यक्ति होता है बस घटना को देखा, उसके साथ अच्छा बुरा जो भी फीलिंग आया, दुख या सुख जो भी हुआ होगा और चल दिया आगे। फिर दूसरी घटना के साथ लिप्त हुए, वहां से सुख दुख हुआ, फिर तीसरी के साथ हुए, फिर ऐसे ही होता रहा। एक व्यक्ति वो है जो सोचता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। जैसे आपके घर में बहुत सारी फोटोएं टंगी होंगी, जो लोग चले गए, और एक दिन आपकी भी फोटो होगी, तो क्या कभी सोचा है वो थे, वो लोग कहाँ गए और आए क्यों थे? जब जाना ही था तो आए क्यों थे? क्या मैं भी उसी यात्रा में हूं? जब मुझे जाना ही है तो फिर मैं यहाँ आया क्यों? आप आए हैं फाइनेंस या जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं उसके साथ साथ आप आत्मबोध को प्राप्त करने आए हैं। तो फोकस ऑन योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सारी चीज़ों को पढ़िए, आप बेहतरीन एकेडमिक बनिए, आप बेहतरीन ज्ञान लीजिए, और उसके साथ साथ आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर फोकस कीजिए। आप उन टीचर्स, उन गुरुओं को, उन किताबों के पास जाइए जिन किताबों के पास ऐसा रिच्ड मटेरियल है कि जो आपकी आत्मा को वाइब्रेट कर सके, जो आपको वाइब्रेट कर सके। थैंक यू दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा, वो क्लास लंबा हो गया, लेकिन आगे की क्लास आपकी छोटी होगी, अच्छी होगी, ज़्यादा बड़ी क्लास हम नहीं रखेंगे, और समझाएंगे बच्चों को नया नॉलेज के साथ साथ आपको वो ज्ञान भी थोड़ा सा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे जो आपकी जीवन के बाद भी काम आए, ठीक है ना? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।